250-500 रुपए की टिकट खरीद के कोई आपकी फिल्म क्यों देखने आएगा? ज्ञान लेने नहीं आएगा, एंटरटेनमेंट के लिए लोग आते हैं। जर्नलिज्म में लिखना, टीवी में लिखना, इन दोनों में डिफरेंस है 100%। है ना? क्या डिफरेंस है? सी, जर्नलिज्म जैसे मैंने आपको कहा, इट इज ओनली गैदरिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड पुटिंग आउट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। बट सिनेमा इज एंटरटेनमेंट। अब आप कहानी सुना रहे हो, कहानी से आपको लोगों का मन बहलाना है, एंटरटेन करना है, इंगेज करना है, ताकि लोग टिकट खरीद के आपकी पिक्चर देखने आए। और हमारी फिल्में क्यों फेल हो रही हैं? इसीलिए तो फिर खासकर बॉलीवुड की फिल्म में कहूंगा क्यों फेल हो रही हैं, क्योंकि आप हॉलीवुड को एप कर रहे हो। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो स्ट्रीट लेवल पे स्टोरी टेलिंग है, वो कितने फिल्म मेकर्स हैं जो वो करते हैं। सारे फिल्म मेकर्स आज जो हैं दे आर इंस्पायर्ड बाय हॉलीवुड फिल्म्स, या अपनी ही हिंदी फिल्म्स देख लेते हैं या साउथ की फिल्मों से ही आप इंस्पायर हो रहे हो। क्यों साउथ की फिल्में हिट हो रही हैं? क्योंकि वो इमोशन पे, फैमिली वैल्यूज पे, जमीन पे, मिट्टी पे अपने कल्चर की फिल्म बना रहे हैं। चाहे वो पुष्पा हो, भर भर के इमोशन है ना। हम क्या कर रहे हैं हिंदी फिल्म वाले? वही उठा के रीमेक कर रहे हैं ना। आप तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्म का रीमेक कर रहे हो और फिर आप उसको घुमा देते हो थोड़ा सा, और आपको समझ में नहीं आया आपने कि आपने जो घुमाया उससे फिल्म खराब हो गई। नमस्कार साथियों, मैं सुनील सिहाग, यूएक्स टॉक शो में आप सबका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं फिल्म राइटर महेंद्र जाखड़, जिन्होंने मांझी, द माउंटेन मैन, शागिर्द और द किलर जैसी बेहतरीन फिल्में लिखी हैं। महेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे यूएक्स टॉक शो में। थैंक यू सो मच सुनील जी। कैसा लग रहा है कि बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत ही शानदार लग रहा है आपसे मिलके। सेम ईयर सर, सेम ईयर। अच्छा, आप पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में जर्नलिस्ट रहे हो, Yes. फिर नोवेल राइटिंग, फिल्म राइटिंग। तो ये क्रिएटिव जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? राइटिंग के लिए किसने प्रेरित किया? कोई स्पेसिफिक व्यक्ति, घटना या बुक? नहीं, हाँ, मतलब कॉलेज के बाद व्हेन आई जॉइन टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं जर्नलिस्ट की तरह काम कर रहा था। इनफैक्ट हमेशा से मैं जब भी टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग देखता था आते जाते, तो लगता था यार इस बिल्डिंग में कौन लोग काम करते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं भी उसके अंदर काम कर रहा था और एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहा था, तो ऐसा लगा ड्रीम पूरा हो गया। एंड देन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, एंड मैं एज ए क्राइम जर्नलिस्ट काम कर रहा था, मेनली क्राइम बीट कवर करता था मैं। एंड स्लोली आफ्टर 2-3-4 ईयर्स मुझे लगा मैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन पुट आउट कर रहा हूँ। बाहर जाता हूँ, इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाता हूँ और एक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड एक स्टोरी दे देता हूँ, जो कि अच्छा काम है, क्योंकि जर्नलिस्ट का वही काम है कि जो भी एक ट्रुथ, एक इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाना, लेकिन अनबाइज्ड जो मिले उसको वैसा प्रेजेंट कर दो। बट मैं कहीं उससे बोर हो गया, क्योंकि वो एक शायद वो बचपन का कीड़ा था फिल्मों का कि बड़ी कहानियां सुनानी है। तो मैं लिखता रहता था अपनी कहानियां, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर रहा हूं मैं, कि नॉवल लिख रहा हूँ या फिल्म स्क्रिप्ट लिखनी नहीं आती थी, क्या कर रहा हूँ। बट कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी मैंने। फिर कभी कभी छुट्टी लेके 4-5 दिन की यहाँ आके मैं 1-2 डायरेक्टर से मिलता था, कुछ लोगों से मिलता था, उनसे गाइडेंस ली, क्या करूँ कैसे करूँ। एंड आई थिंक वो जिसे कहते हैं ना कि कीड़ा जग गया था कि कुछ और करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा था लेकिन क्या करना है। सो देन यहाँ पे मैं कई डायरेक्टर्स थे, खासकर तिग्मांशु धूलिया, महेश भट्ट, मधुर भंडारकर, जिनसे मैं काफ़ी मिलता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब जर्नलिज्म से मुझे यहाँ पे मुंबई आना पड़ेगा और यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। और यहाँ आने के बाद फिर मेरी पहली फिल्म जो भट्ट साहब ने मुझे ऑफर करी, द किलर, जिसमें इरफान खान, इमरान हाशमी थे। और उसके बाद से मेरा एज ए इंडिपेंडेंट राइटर का सफ़र शुरू हो गया। और फिर मैंने बहुत टेलीविजन शोज किए, सीरियल्स किए, जो मिलता गया काम करते गए। टेलीविजन में कोई कौन से आपने शोज, सीरियल्स लिखे हैं? 2-4 जो रेफर करना चाहो आप ऑडियंस के लिए। उस टाइम पे हाँ, मैंने सीआईडी के बहुत ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा एपिसोड लिखे। उस टाइम इरफान साहब एक शो था, वो होस्ट करते थे, सुपरनैचुरल थ्रिलर था, तो वो उसका पूरा एक सीज़न मैंने लिखा। फिर कुछ फैमिली शोज़ आ रहे थे उस टाइम पे,
बिदाई, बेटियां, उनके कई एपिसोड्स मैंने लिखे। फिर सीता और गीता का हम लोगों ने उसी फिल्म का राइट्स लेके टेलीवाइज अडेप्टेशन किया था इनटू ऑलमोस्ट 150 एपिसोड्स थे, तो वो पूरा उसका टेलीवाइज अडेप्टेशन मैंने किया। फिर द्वारिकाधीश भी एक आया, कृष्ण की पूरी थी। तो जो मिलता जा रहा था, क्योंकि हमें ये भी था कि भाई इंडिपेंडेंट राइटर है, आपको पैसे भी कमाने हैं, सर्वाइव कर, तो बॉम्बे में आपको सर्वाइव करना है, रहना है, हाँ, सारे खर्चे पूरे करने, तो जो काम मिल रहा था सारे काम करते जा रहे थे। तो जैसे आपने बोला कि आप जर्नलिस्ट थे, क्राइम बीट कवर करते थे, और कोई स्पेसिफिक राइटिंग का ट्रेनिंग नहीं लिया था कि स्क्रीन प्ले कैसे लिखना है ना, सीरियल में कैसे लिखना है, तो वो कैसे सीखा आपने? मैं उस टाइम पे एक्चुअली इंटरनेट पे कोशिश करता था ढूंढने की कैसे कैसे, तो उस टाइम तक आई थिंक इंटरनेट पे आया भी नहीं था ये सब, कि रेडी स्क्रिप्ट्स, खासकर बॉलीवुड की, एक दो हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स मिल जाती थी, वैसे लिख के फिर मैं उसी फॉर्मेट में एक्चुअली जो मेरी शागिर्द फिल्म थी वैसी लिख के ले आया था। और तिग्मांशु से मिला था मैं, तिग्मांशु को बहुत पसंद आई थी वो स्क्रिप्ट, तो फिर तिग्मांशु ने मुझे एक्चुअली सिखाया स्क्रिप्ट लिखना, एक मेंटोरशिप दी। हाँ, कि भाई ऐसे नहीं लिखते हैं, क्या लिख के ले आया तो बॉलीवुड में ऐसे लिखते हैं। हाँ, मतलब जो भी नहीं, जो भी एक हमारा इंटरनेशनल फॉर्मेट है कि सीन्स कैसे डिवाइड करते हैं, जो आपका एक्सटीरियर, इंटीरियर, डे, नाइट, लोकेशन, ये फिर कट, ट्रांजिशन, ये कैसे होता है, तो वो फर्स्ट टाइम मुझे तिग्मांशु ने एक ब्रीफ गाइडेंस दी थी। उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसे सीन्स होते हैं, फिर आप सीन्स को डिवाइड करते हो लोकेशन के हिसाब से, डे नाइट के हिसाब से, वो करके, तो वो मुझे पता ही नहीं था ऐसे होता है। तो वो मुझे हाँ पहली गाइडेंस तिग्मांशु से मिली। फिर भट्ट साहब ने जब मुझे किलर ऑफर करी, तो फिर वहाँ पे तब तक मैं सीख गया था सब कुछ तो फिर मैंने स्क्रीन प्ले, किलर का मैंने स्क्रीन प्ले किया। तो कहीं ना कहीं आपका जो टाइम्स ऑफ इंडिया जर्नलिज्म का जो बैकग्राउंड था, उसने आपको इस क्रिएटिव प्रोसेस में हेल्प की? डेफिनेटली। जो मेरा आई थिंक जो मेरा सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो एक है रिसर्च ओरिएंटेड, जो जर्नलिस्टिक माइंड से आता है, कि अगर मैं थ्रिलर लिख रहा हूं तो मेरा उसमें कहीं ना कहीं एक रियल लाइफ से कनेक्ट हो जाता है। मेरा जो कैरेक्टर उस टाइम पे दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस और हर जगह घूमता था, तो वो जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स मुझे मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से इंस्पिरेशन आता है। वैसा कैरेक्टर, वैसा ये, हज़ारों इंसिडेंट्स आप देखते हो, हज़ारों इवेंट्स आप देखते हो एज अ रिपोर्टर, तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रेनिंग थी, जिसे आप कहते हो कि स्ट्रीट लेवल ट्रेनिंग होती है एक रिपोर्टर की, आप गलियों में घूमते हो, आप पुलिस के साथ घूमते हो, एंड बीइंग अ हरियाणवी, दिल्ली पुलिस में आधे से ज़्यादा आपको हरियाणवी जाट हैं, तो वो काफ़ी फ्रेंडली थे मेरे साथ। कई जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो राजस्थानी भी हैं, तो डीसीपीज हैं, जॉइंट कमिश्नर्स हैं, उनके साथ बैठ के घंटों बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो वो जो एक डेफिनेटली वो मेरा एक ट्रेनिंग ग्राउंड था, जो मुझे आज भी बहुत काम आता है। स्ट्रेंथ हो गया वो। yes. और इसी वजह से शायद आपने चाहे नोवेल लिखे हों, फिल्में लिखी हों, वो कहीं ना कहीं क्राइम थ्रिलर से रिलेटेड रहती है। यस आई थिंक वो एक सबका ना एक स्ट्रेंथ होती है, कि जैसे स्टीफन किंग साहब हॉरर लिखते हैं, अब स्टीफन किंग रोमांस नहीं लिखेंगे, क्योंकि नेचुरली आपके अंदर से वो चीज़ आती है। मुझे थ्रिलर लिखने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुझे सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा, इट इज़ लाइक फ्लो हो रहा है, ऑटोमेटिक आता है, सबकॉन्शियस माइंड से आता है वो जो आपने जहां से भी आ रहा है, मतलब कि वो नेचुरल कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए वो करना। तो हाँ, आप देखेंगे आज मेरी आई हैव 5 पब्लिश्ड बुक्स, सारी थ्रिलर्स हैं। एक मेरी अभी एक शॉर्ट स्टोरी है जो हैशेज की इंडियन बुक ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन में फीचर हुई है, इट इज ऑल्सो थ्रिलर, द डेविल ऑफ दिल्ली वो भी दिल्ली पुलिस और क्राइम से रिलेटेड कहानी है। बहुत बढ़िया। तो देखो, जर्नलिज्म में लिखना, टीवी में लिखना, इन दोनों में डिफरेंस है 100%, है ना? क्या डिफरेंस है? सी, जर्नलिज्म जैसे मैंने आपको कहा, इट इज ओनली गैदरिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड पुटिंग आउट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, लेकिन वहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर पुटिंग आउट फैक्ट्स, बट सिनेमा इज एंटरटेनमेंट। अब आप कहानी सुना रहे हो, अब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री नहीं कर रहे हो, लेकिन एक लिबर्टी भी आपके पास नहीं, बिकॉज वो फिक्शन है। डेफिनेटली आप कहानी सुना रहे हो ना, आप कहानी से आपको लोगों का मन बहलाना है, एंटरटेन करना है, एंगेज करना है, ताकि लोग टिकट खरीद के आपकी पिक्चर देखने आए। कि आज 250-500 रुपए की टिकट खरीद के कोई आपकी फिल्म क्यों देखने आएगा? ज्ञान लेने नहीं आएगा, एक्सपेक्टर हो उसमें, ज्ञान लेने नहीं आएगा, एंटरटेनमेंट के लिए लोग आते हैं।
तो डेफिनेटली जर्नलिज्म के लिए और वो ज्ञान लेने के लिए, डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए लोग नहीं आएंगे 500 रुपए की टिकट लेके। और यही सबसे बड़ा चैलेंज था जब व्हेन वी वर राइटिंग मांझी द माउंटेन मैन, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। अब आप फैक्ट्स से कितना ज्यादा ड्रामेटाइज करते हो उसको, डॉक्यूमेंट्री ना बने और एक फीचर फिल्म, कमर्शियल फीचर फिल्म बने, ताकि लोग टिकट लेके सिनेमा में पिक्चर देखने आए। तो आपको उतना ही ड्रामेटाइज करना है उसको, सो दैट इट डजंट लुक लाइक अ डॉक्यूमेंट्री। फिर वो बोरिंग हो जाएगी, फिर लोग नहीं आएंगे देखने के लिए। तो वो डेफिनेटली देयर इज अ होल लॉट ऑफ स्टोरी टेलिंग, होल लॉट ऑफ एडिंग ड्रामा, एंटरटेनमेंट, तब आपकी एक फिल्म बनती है। आपने जैसे बोला द मांझी माउंटेन मैन, जो दशरथ मांझी थे, उनकी 22 साल के संघर्ष, जो उन्होंने पहाड़ खोदा, बिल्कुल। अब उसको ड्रामेटाइज करना है, 2 ढाई 3 घंटे की फिल्म में बनाना है, और उसको ऐसा भी बनाना है कि वो इंटरटेनमेंट डेफिनेटली पे उनका फोकस है, इंटरटेनिंग भी रहे और रियलिस्टिक टच भी रहे। तो उस फिल्म के राइटिंग प्रोसेस में क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या रिसर्च किए, रियल लोकेशन पे गए, या रियल जो लोग इन्वॉल्व थे उनसे इंटरव्यू लिए, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट आपका रिसर्च आपने बोला कि स्ट्रॉन्ग रहता है ना, उसके पीछे की क्या कहानियां रही है? नहीं, सबसे पहला तो रिसर्च ही था कि आप गांव में गए, लोगों से मिले। उस टाइम के कुछ 1-2 जर्नलिस्ट थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं मिल पा रहा था। 1 पेज की कहानी थी कि ये आदमी था, ये था, थोड़ा बहुत उनकी फैमिली लाइफ के बारे में था, उनके कहाँ से मिला था, मैं टोकूंगा आपको, कहाँ से ये चीज मिली थी, इसके बारे में आइडिया कहाँ से आया? ये कहीं एक पुरानी एक मैगजीन थी जिसमें एक आर्टिकल था, और वो भी आधे पेज का आर्टिकल था। वो मैंने पढ़ा था, फिर केतन जी के पास भी था, केतन जी भी, तो फिर केतन जी और मैंने डिस्कस किया। एक्चुअली मी एंड केतन जी वर वर्किंग ऑन अ डिफरेंट फिल्म। एक हम लोग कॉमेडी कर रहे थे हरियाणा के अंदर, बट वो थोड़ा उसमें अड़चन आ रही थी, तो हम लोग बहुत सारे आइडियाज डिस्कस कर रहे थे। तो ये आइडिया फिर केतन जी ने बताया मेरे को कि ऐसा मैंने पढ़ा है। मैंने कहा ये मैंने भी पढ़ा था कहीं पे ऐसे। तो फिर खोदना शुरू किया इंटरनेट पे, वही 1 आध पेज से ज्यादा कुछ नहीं था, एक आर्टिकल सिंपल जो कि हाँ कि दशरथ मांझी थे, उन्होंने पहाड़ तोड़ के और 22 साल तक तोड़ के। अब सबसे बड़ा चैलेंज यही कि 22 साल पहाड़ तोड़ रहा है आदमी, कहानी क्या है, फीचर फिल्म क्या है? क्योंकि उस टाइम पे केतन जी ने मुझे बताया कि श्याम बेनेगल वाज आल्सो राइटिंग अ फिल्म ऑन मांझी द माउंटेन मैन। नीरज एक और कोई डायरेक्टर थे, he was also writing a film on this. There were 3-4 big directors who were trying to make a film on Manji the Mountain Man. Okay. सबकी प्रॉब्लम यही थी कि लिखें क्या, कंटेंट उस पे नहीं था कुछ स्पेसिफिक पब्लिक डोमेन में। एग्जैक्टली। तो पहला तो स्टेप यही था कि भाई आप उनके गांव जाओ, मिलो लोगों से। उनके बेटे अभी तक हैं, दशरथ मांझी के बेटे से हम मिले, उनकी जो बहू हैं उनसे मिले। वो बेचारा, वो भी अनपढ़, अंगूठा छाप, जो थोड़ा मोटा बता पाया उसने बताया, लेकिन फीचर फिल्म नहीं बन पा रही थी। तो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, एक जर्नलिस्टिक माइंड मेरा जागा। कहानी 19 ऑलमोस्ट, वो आज़ादी के बाद ही वॉज बॉर्न, उस टाइम पे थे, आज़ादी के टाइम पे, और तब से लेके 80s तक की कहानी है ये। तो मेरा यार, ये कहानी केवल दशरथ मांझी की नहीं हो सकती, ये कहानी पूरे हिंदुस्तान की है। क्योंकि पूरा हिंदुस्तान बदल रहा है। एक आदमी हथौड़ा छेनी से पहाड़ तोड़ रहा है, उसे पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, पूरा देश बदल रहा है। तो आप देखेंगे, जो काफी कुछ एडिट करना पड़ा बिकॉज टाइम नहीं था, नहीं तो पूरे हमने देखा, उसमें इमरजेंसी भी दिखाई है। इमरजेंसी का एक चैप्टर है जब दशरथ मांझी दिल्ली जा रहे हैं, उससे पहले देश आजाद हुआ है, पेड़े बांटे जा रहे हैं, किसी को नहीं पता देश आजाद हो गया, क्या हो गया भाई, क्या 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 आजादी मिल गई। इस जो एक लैंडलॉक्ड गांव था, लोगों को पता ही नहीं था किस बात की लड़ाई हो रही है भाई, आजादी क्या आजादी मिल गई। हमें तो आजादी नहीं मिली, इनको तो आज भी इतना लंबा चल के पास के शहर तक जाना। मेरे को एक सीन अभी भी याद है कि वो जो मुख्य किरदार है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो प्ले किया है, कि वो जूती पहन के आता है, तो गांव का जो प्रभावशाली व्यक्ति है उसकी घोड़े की नाल ठोकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उस टाइप का सिनेरियो उस गांव में चल रहा था उस टाइम पे। तो वो सारा सिनेरियो लेके फिर एक लव स्टोरी जो उनकी थी, जो हमें गांव वालों से पता चली कि हाँ वो फैक्ट्स हैं। मोटिव क्या था नहीं, हाँ कि एक तो और वो फैक्ट्स हैं कि कैसे दशरथ मांझी लड़ने पहुंच गए थे उनकी पूरी फैमिली से कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, उसको भगा के लेकर आए थे।
उस जमाने में और ही बिलोंग टू द, जिसे कहते हैं ना, लोएस्ट ऑफ द लो कास्ट, जिन्हें गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था। तो उस दर्जे का एक इंसान जिसके पास एक बकरी थी, एक बकरी बेच के हथौड़ा छेनी खरीद के जो पहाड़ तोड़ना शुरू करता है और 22 साल तक पहाड़ तोड़ के रास्ता बना देता है, वो कोई मैड, जिसे कहते हैं ना, जो एक साइकोटिक इंसान नहीं है वो जो दशरथ मांझी भी कहते थे ना कि वो एक मेडिटेशन बन गई थी पहाड़ तोड़ना उनके लिए। और बाद में जिस आदमी को गांव के अंदर पैर नहीं रखने दिया जाता था, आज उसी गांव में दशरथ मांझी की समाधि है जिसके ऊपर सब मत्था टेकने जाते हैं। मतलब उसका मैसेज यही था कि इंसान कुछ भी कर सकता है अगर उसका इरादा मजबूत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके पीछे की राइटिंग में जैसे उसके कुछ डायलॉग फेमस है, जैसे भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा है। इस तरह कुछ और 2-3 डायलॉग आप रेफर करना चाहोगे? हाँ, मतलब ये बहुत डायलॉग है जो बहुत हिट हुआ था। और एक्चुअली जब व्हेन वी वर राइटिंग द फिल्म, केतन जी वांटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू, ऑब्वियसली इरफान बहुत क्लोज थे उनके, मैं भी इरफान के साथ काम कर चुका था, तो फर्स्ट थिंग थी कि हम इरफान को पिच करते हैं। ओके। इरफान को पिच किया तो इरफान के कुछ रिजर्वेशंस थे कि यार ये जो कहानी है, मतलब बिल्कुल ही 15-16 साल के लड़के से लेके 80 साल तक का लड़का, एंड ही वाज ऑलरेडी 50+ एट दैट टाइम, बोले इतना यंग में प्ले नहीं कर पाऊंगा, तो उनको थोड़े बहुत रिजर्वेशंस थे। बट उन्होंने जब कहानी पढ़ी, वो मतलब जो इम्पैक्ट कहानी का उनके ऊपर था ना, उन्होंने ये लाइन बोली कि कुरान में लिखा है, ओके, ये लाइन कुरान से आती है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, का पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो उसको, हाँ, जो कुरान की लाइन थी उसको चेंज करके इसमें मैंने डाला। और ऐसे ही दूसरा डायलॉग है जो इसमें दशरथ मांझी का तकिया कलाम है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तो वो मेरे एक दोस्त हैं सुनील बोहरा साहब, वो भी फिल्म प्रोड्यूसर हैं, तो उनका तकिया कलाम है शानदार बेहतरीन जबरदस्त और केतन जी का तकिया कलाम है जिंदाबाद। तो दोनों का मिला के मैंने शानदार जबरदस्त जिंदाबाद कर दिया। बहुत बढ़िया। तो यही राइटिंग होती है। आप जिंदगी में जिन लोगों से आप मिलते हो, वहीं से इंस्पायर होते हो, जो चीजें देखते हो, जो लोगों को सुनते हो, ऑब्जर्व करते हो, वहीं से जो राइटर ने जिया है, जो इमेजिन किया है, जो देखा है, सुना है, वही उसकी कहानियों में आता है। तो क्या आज भी दशरथ मांझी की तरह, क्या आज भी जैसे दशरथ मांझी की ये रियल इवेंट बेस्ड स्टोरी थी, इस तरह की फिल्में भारतीय सिनेमा में मायने रखती है? डेफिनेटली मतलब एक ऐसी ट्रू स्टोरी, और खासकर जैसे आप कहो अंडरडॉग स्टोरी आई थिंक हमेशा एक सक्सेस फॉर्मूला है बॉलीवुड में, कि जीरो से हीरो कैसे बनता है बंदा। तो आप देखिए बहुत सारी अभी जो फिल्में बनी हैं, वो आपकी स्पोर्ट्स स्टोरीज हो, बड़े बड़े जो स्पोर्ट्समैन की कहानियां बनी हैं, वो भी कहानी तो वही है ना, एक आदमी जो जीरो से आया और हीरो बन गया। कपिल देव की कहानी हो, चाहे हमारे जो 1983 वर्ल्ड कप की कहानी हो, सेम कहानी है, ह्यूमन स्टोरी है ना। एक इंडियन टीम जिसको कोई नहीं पूछता, वो वर्ल्ड कप जीत के चली गई, वर्ल्ड चैंपियन बन गई। सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, धोनी, ये लड़का, ये रांची का लड़का, टीटी है, वर्ल्ड चैंपियन। 7-8 बड़े सीनियर प्लेयर थे, उनको छोड़ के कैप्टन बना। हाँ, तो वही वो जो कहानी, वो जो जीरो से हीरो वाली कहानी है, वो हमेशा ब्लॉकबस्टर बनती है, ऑडियंस के दिल को छूती है। हाँ, और इंस्पायर भी करती है मैसेज के साथ। डेफिनेटली। बट हाँ, स्क्रीन प्ले लिखना आना चाहिए, उसका स्क्रीन प्ले हैज टू बी दैट ड्रामेटिक, दैट एंटरटेनिंग, एंड बिकॉज आज ऑडियंस इतना सब कुछ देख चुका है ना, उनको पता है क्या होने वाला है आगे। अच्छा, ये तो हीरो ही बनेगा, तो अब बहुत क्लीशेड भी हो गया है। अगर आप उसकी राइटिंग इंटरेस्टिंग नहीं है तो राइटिंग हैज टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, जहां पे एक स्क्रीन प्ले और क्राफ्ट का काम आता है। मतलब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी रहे और एक एंटिसिपेशन भी रहे, स्वीट एंटिसिपेशन जो बोलते हैं। मतलब कि कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर इतना आसान फॉर्मूला होता तो सब लिख देते। वो यही मैं कह रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं है, इट्स अ क्राफ्ट, और राधा इट्स अ आर्ट एंड क्राफ्ट। ये प्रैक्टिस से आएगी। आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, आर्ट आपके अंदर होती है, उसको, उस कहानी को कैसे कहना है, कोई फॉर्मूला नहीं।
अदरवाइज सारी फिल्में लोग हिट कर देते। आजकल तो एल्गोरिथम यूज करके स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही हैं, फिर तो हर फिल्म हिट हो जानी चाहिए, ब्लॉकबस्टर हो जानी चाहिए। क्यों फेल हो रही हैं सारी वो तो फिल्में? क्राफ्ट है ना, आर्ट तो नहीं आएगी ना, आर्ट तो अंदर से आएगी, जैसे आपने बोला। Yes. वो तो क्राफ्ट कर रहे हो, क्लरिकल काम कर रहे हो आप। फॉरवर्डिंग होगी वो। करेक्ट करेक्ट। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी अगली फिल्म थी शागिर्द, जो कि वो भी एक क्राइम थ्रिलर थी। उस पे कितना रिसर्च किया? उसमें नाना पाटेकर एक मुख्य भूमिका में थे, और शायद उन्होंने एक ग्रे पुलिस इंस्पेक्टर, उनका थोड़ा सा नेगेटिव है ना था। तो जैसे आपने बोला कि टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट रहते हुए दिल्ली पुलिस में बहुत सारे से आपसी मुलाकात होती रहती थी, मिलते रहते थे। तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक आपने रिसर्च किया, या स्पेसिफिक कुछ पुलिस अफसर से या पुलिस वालों से मिले? नहीं, रिसर्च मैंने कुछ नहीं किया, बिकॉज इतना सब कुछ मेरे सामने हो रहा था। उस सब को लेके मैंने एक फिक्शनल कहानी कही। पूरी फिक्शनल थी शागिर्द? इट्स अ फिक्शनल इंस्पायर्ड। जो कैरेक्टर्स हैं वो इंस्पायर्ड है रियल कैरेक्टर। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि उस टाइम पे क्राइम ब्रांच के टॉप ऑफिशियल्स थे वो लोग, और उनके ऊपर काफ़ी उंगलियां उठ रही थी। क्या ये लोग सही कर रहे हैं? क्या ये एनकाउंटर असली में सही है या गलत है? बहुत उंगलियां उठ रही थी उनके ऊपर। मीडिया क्वेश्चन कर रहा था कि ये लोग दूसरे गैंग से पैसा लेते हैं और दूसरे गैंग को एनकाउंटर करते हैं। तो वो जो सिनेरियो था उस टाइम पे, उस सिनेरियो को मैंने ध्यान में रख के एक फिक्शनल कहानी कही थी। तो कहानी फिक्शनल है। आपको क्या लगता है कि आजकल की जो क्राइम थ्रिलर जो फिल्में हैं वो ज़्यादा ग्लैमराइज हो रही है, रियलिस्टिक टच लॉस हो रहा है? यस यस यस, डेफिनेटली। बिकॉज अगेन, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो स्ट्रीट लेवल पे स्टोरी टेलिंग है, वो कितने फिल्म मेकर्स हैं जो वो करते हैं। सारे फिल्म मेकर्स आज जो हैं दे आर इंस्पायर्ड बाय हॉलीवुड फिल्म्स, या अपनी ही हिंदी फिल्म्स देख लेते हैं, या साउथ की फिल्मों से ही आप इंस्पायर हो रहे हो। आप लाइफ से, लाइफ इवेंट्स से, इंसिडेंट्स से इंस्पायर्ड नहीं हो, रियल कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड नहीं हो। आप फिल्में देख के फिल्म लिख रहे हो। सेकंड थर्ड हैंड एक्सपीरियंस है ही नहीं एक्सपीरियंस, मतलब कि रियल एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। फिल्मों से ही देख के इंस्पायर होकर फिल्म लिख रहे हो आप। तो वो तो आपको उस मिट्टी की खुशबू ही नहीं पता, जो मिट्टी पुष्पा में आपको दिखती है, जो मिट्टी आपको कांतारा में दिखती है। वो लोग उस जमीन के हैं। जो कांतारा आपको दिखता है, वो ऋषभ शेट्टी उसी गांव से आते हैं। वो कल्चर उन्होंने बचपन से लेके आज तक देखा है। तो उससे अच्छी कांतारा कोई बना नहीं सकता। जो पुष्पा है, वो जो जमीन है, वो जो मिट्टी का रंग है, वो उस डायरेक्टर का, राइटर का वो देखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो वो रंग कहाँ है? हमारे कितने आज डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, सब यूपी की फिल्में बनाने में लगे रहते हैं। क्योंकि आपने 10 यूपी की फिल्म देख ली, आपको लगता है वैसा ही डायलॉग बोल दो, वैसे ही यूपी की तरह भोजपुरी टाइप भाषा बोल रहे हैं, तो सबको लग रहा है यही यूपी है। वहीं जब विशाल भारद्वाज ओमकारा बनाते हैं, जो मेरठ उन्होंने देखा हुआ है, वो शेक्सपियर को मेरठ में ले आते हैं और बाहुबली के रंग में भर देते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये क्या है। वो चीज तभी होती है जब आपने उस मिट्टी से आप वाकिफ हो। नहीं तो आप, आर्ट ऐसी थोड़ी निकलती है। इट्स आर्ट, सिनेमा इज आर्ट, और आर्ट आपको जीना पड़ता है। इसीलिए आप देखो, बहुत कम 1 या 2 डायरेक्टर्स हैं जो ट्रैवल करते हैं। कोई ट्रैवल नहीं करता, सब अपने रूम में बैठ के लिखना चाहते हैं, इसी कमरे में बैठ, इंटरनेट पे गूगल रिसर्च करते हैं, गूगल सर्च उनकी रिसर्च है कि कहीं भी फिल्म बनानी है, गूगल पे उनकी फोटोग्राफ्स देख लिए, ये लिए आपकी फिल्म लिख दी। और भी जाइए उस ज़मीन में, उस ज़मीन को देखिए, वहाँ पे जाइए, वो जो लोकल जो लड्डू बनाता है, वो जो जलेबी बनाता है, उसको खाइए, उसका स्वाद लीजिए, लोगों से बात करिए, वो पान खाइए, वो जो लड़ाइयाँ होती हैं गली में, बात करिए उन लड़कों से। वो जो कैरेक्टर्स हैं, तभी कहीं जो कुछ गिने चुने डायरेक्टर्स हैं वो बात लेकर आ पाते हैं। आई थिंक इम्तियाज़ अली इज़ वन ऑफ देम। इतना ट्रैवल करते हैं, चमकीला तभी चमक की उभरती है ना। कोई पंजाबी कल्चर तो है नहीं, लेकिन उन्होंने कितनी शानदार फिल्म बनाई, और इतनी ठेठ पंजाबी यूज करी है उन्होंने कि लोग सबटाइटल पढ़ के देख रहे हैं फिल्म। और गजब, मतलब कह रहे हैं कि इम्तियाज की सबसे बेस्ट बेहतरीन फिल्म है मेरे को, क्योंकि वो जमीन, उसने जाके उस जमीन को पढ़ा, लोगों को समझा, रम गए वहाँ मिट्टी में, कल्चर को। हाँ एग्जैक्टली, वो मिट्टी की खुशबू आती है आपको स्क्रीन से मिट्टी की खुशबू आती है। तो आपको क्या लगता है, अभी भी
मतलब अच्छे राइटर्स की कमी है बॉलीवुड में। 100%। हर गली में राइटर बैठा है मुंबई में। आप यहाँ एक पान वाले के पास जाओगे ना, वो भी कहेगा मेरे पास एक कहानी है। और किसी ऐसे इलेक्ट्रिशियन के पास भी एक स्क्रिप्ट होगी। बट भीड़ बहुत ज्यादा है, और भीड़ में से जो ऊपर जो क्रीम आती है ना, वो बहुत कम है। तो वो जिसको क्राफ्ट आती है वो भी है बहुत सारे लोग क्राफ्ट वाले, आर्ट वाले बहुत कम है। जिन्होंने जिंदगी जी है, जो जिंदगी से कुछ लेकर आते हैं और फिर उसको क्राफ्ट में ढाल के कुछ बनाते हैं। तो वो ना तो प्रोड्यूसर्स बहुत कम हैं जो उस ओरिजिनल आवाज को समझते हैं, डायरेक्टर्स। तो आई थिंक टाइम लगता है, लेकिन जो टैलेंटेड इंसान है असली में, वो जरूर चमकेगा। उसकी मिट्टी की खुशबू किसी ना किसी को तो आ ही जाती है। वो क्रीम धीरे धीरे, वो क्या होता है ना, बॉयल होना पड़ता है पहले उसको। जिसने बॉइलिंग सहन कर ली, वो क्रीम बन के ऊपर आ जाएगा। टाइम लगेगा, लेकिन वो क्रीम ऊपर ही आएगी। लेकिन वो बॉइलिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है। अच्छा, शागिर्द आपने लिखी, उसमें नाना पाटेकर साहब ने एक्टिंग की। जैसे हम सब जानते हैं कि नाना पाटेकर हो, इरफान खान हो, या नवाजुद्दीन, इस तरह के जो एक्टर हैं वो अपने इनपुट देते हैं, या आमिर खान जैसे बोलो, है ना। तो आपकी स्टोरी में उनकी तरफ से ऑन सेट शूटिंग के दौरान कुछ चेंजेस आए? नाना साहब के कुछ इनपुट आए थे जो आपने लिखे, उनसे डिफरेंट स्क्रीन? ज़्यादा कुछ नहीं, बट हाँ, जो एक्टिंग होती है, जैसे एक्टर अपनी कला लेकर आता है। स्क्रिप्ट में चाहे वो ज़्यादा हेर फेर ना करें, जैसे नवाज है वो अपनी एक कला लेकर आता है, इरफान अपनी कला लेकर आते हैं। तो वो, जैसे इरफान का मुझे याद है, इरफान साहब उनको पता है अपनी स्ट्रेंथ मेरी एज एन एक्टर क्या है। उनकी स्ट्रेंथ थी साइलेंस। ज्यादा डायलॉग बोलने में विश्वास नहीं करता था वो आदमी, आंखों से। और फिर जब आंखें ऐसे ऐसे करके देखी, एक लाइन बोली और चुप हो गए, और ऑडियंस वेट कर रही है क्या बोलेगा, और फिर आंखों से ऐसे देखा, ये किया, और उसी में जादू हो गया। तो जो अच्छा एक्टर होता है उसे अपनी स्ट्रेंथ पता होती है और अपनी वीकनेस भी पता होती है, तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है। नवाज को भी अपनी स्ट्रेंथ पता है कि वो एक्टर है, और उसने एक्टिंग क्या कमाल करी उसने, और रम गया वो भी कि जैसे जैसे डायरेक्टर्स ने, राइटर ने, केतन साहब ने जो भी उसको बोला, मिट्टी लगानी है, कीचड़ में घुस जा, ये आज तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है मान जी उनकी। यस, हर चीज करी उसने। नीम का पेड़, मुझे ध्यान है, नीम का पेड़ होता था, क्योंकि हम उसी गांव में शूट कर रहे थे। वैनिटी वैन बहुत दूर होती थी, और वहीं नीम के पेड़ के नीचे बैठ के मेकअप करा लेते थे, वहीं आसपास खाना खा लेते थे। कभी ज़्यादा नहीं हुआ, वो सत्तू भी ले आता था, कोई गांव वाला सत्तू पी लेते थे। तो नवाज साहब ने ऐसे काम किया था उसमें। और वो मिट्टी की खुशबू जो मैं बात कर रहा हूँ, वो आर्ट, वो मिट्टी, वो कला मांझी से निकल के आती है, तभी वो इतनी बड़ी कल्ट क्लासिक फिल्म बनती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने अगली आपकी फिल्म थी द किलर, वो एक हिटमैन, कॉन्ट्रैक्ट किलर की स्टोरी है। हाँ। और जैसे हॉलीवुड में भी इस तरह की फिल्में ज़्यादा बनती हैं, लेकिन वो उस तरह की फिल्मों में एक रियलिस्टिक टच रखते हैं। लेकिन बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में, उसमें थोड़ा सा एक इमोशंस डाल दिया जाता है। डेफिनेटली। तो किस तरह की स्टोरी बननी चाहिए? क्या हमें वो मेथड हॉलीवुड वाला अडॉप्ट करना चाहिए, या हमें अपने तरीके से ही काम करना चाहिए? अगर हम ऐसी स्टोरी बनाए, द किलर जैसी स्टोरी बनाए। आप कैसी भी स्टोरी बनाओ, सबसे बड़ी गलती ही हम ये लोग कर रहे हैं कि हम हॉलीवुड जैसा बनना चाहते हैं। हमारी इंडियन फिल्म्स कैसी हैं, कैसी फिल्मों ने हमें प्रभावित किया है। मुझे याद है सलीम जावेद की फिल्में, हर फिल्म में भर भर के इमोशन है। चाहे वो थ्रिलर है, आप चाहे सुभाष घई की फिल्म देखिए, चाहे खलनायक देखिए, चाहे आप यश चोपड़ा जी की फिल्म देखिए, आप रमेश सिप्पी की फिल्म देखिए, आप शोले देखिए, हर फिल्म में भर भर के वही इंडियननेस है। इंडियननेस, हमारी इंडियननेस का मतलब है फैमिली वैल्यूज। हम इमोशनल लोग हैं, हम इमोशनल भी हैं, थोड़े सेंटिमेंटल भी हैं। जो हमारी कोर है, हमें उसी को ध्यान में रख के, क्योंकि ऑडियंस तो वही है ना। यस। और हमारी फिल्में क्यों फेल हो रही हैं, इसीलिए तो फिर खासकर बॉलीवुड की फिल्म में कहूंगा क्यों फेल हो रही हैं, क्योंकि आप हॉलीवुड को एप कर रहे हो। क्यों साउथ की फिल्में हिट हो रही हैं,
क्योंकि वो इमोशन पे, फैमिली वैल्यूज पे, जमीन पे, मिट्टी पे अपने कल्चर की फिल्म बना रहे हैं। चाहे वो पुष्पा हो, भर भर के इमोशन है ना, KGF भर भर के इमोशन है, कांतारा भर भर के इमोशन आ रहा है आपका। ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन टच, द यूनिवर्सल थीम आज स्टोरी में। आज क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हिंदी फिल्म वाले वही उठा के रीमेक कर रहे हैं ना। आप तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्म का रीमेक कर रहे हो और फिर आप उसको घुमा देते हो थोड़ा सा, और आपको समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आया आपने कि आपने जो घुमाया उससे फिल्म खराब हो गई। जो मलयालम फिल्म अभी रिसेंटली एक थ्रिलर फिल्म जो बनी है जिसका रीमेक हुआ है, जो मलयालम फिल्म थी जो अपने बजट में बनी थी, उसने उसका थिएट्रिकल बिजनेस किया 5 टाइम्स। ओके। उसका आई थिंक बजट था 5.5 करोड़ एंड इट डिड अ बिजनेस ऑफ मोर देन 25 करोड़ इन मलयालम सिनेमा ओनली। जब उसको आप हिंदी में बना के तोड़ के आप कुछ एक स्मार्ट प्ले करते हो, वो फिल्म अपने बजट को भी रिकवर नहीं कर पाती। वो इसेंस खत्म हो जाता है, ओरिजिनलिटी खत्म होगी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया कि उसने वैसा क्यों किया था। आप स्मार्ट प्ले कर रहे हो, आपने सोचा कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट क्लाइमैक्स कर रहा हूं इसका, नहीं, आपको समझ में नहीं आया कि ऑडियंस इसे एक्सेप्ट ही नहीं करती। मैं फिल्म का नाम नहीं लेना चाहूंगा। हीरो विलन नहीं बन सकता, हीरो विलन नहीं होता, केवल बॉलीवुड में नहीं, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। आज सलीम जावेद के पास जाके आप पूछते कि क्या हीरो विलन बन सकता है, हीरो ही विलन निकलेगा, कभी नहीं। उनकी फिल्म में आप चाहे दीवार उठाएं, शक्ति उठाएं, अमिताभ बच्चन गैंगस्टर है, वो नेगेटिव नहीं है, वो ईविल नहीं है, उसकी विचारधारा थोड़ी सी एज पे है। आप दीवार में, गैंगस्टर फिल्म है, दीवार में आप अमिताभ बच्चन को कभी भी गलत काम करते नहीं देखते। उसने किसी को मार दिया, उसने किसी का नुकसान कर दिया। दीवार में पूरी फिल्म में आपको पता है, गैंगस्टर फिल्म में एक्शन नहीं है, क्लाइमैक्स में एक्शन है, भाई रुक जा रुक जा रुक जा, धंग, भाई को गोली मार दी। पूरी फिल्म फैमिली ड्रामा है, इमोशन से भरपूर। क्यों उसे आज तक की कल्ट फिल्म मानते हैं दीवार को? वो हमारा एसेंस है, फैमिली, वैल्यूज, रिलेशनशिप्स, चाहे गैंगस्टर फिल्म हो। तभी आज तक सलीम जावेद साहब की कोई बराबरी नहीं कर पाया। अभी पिछले दिन उनकी एक डॉक्यूमेंट्री आई तो उनमें उनका स्टेटमेंट था कि आज तक कोई ऐसा राइटर नहीं हुआ जिन्होंने बोला कि भैया जो अमिताभ बच्चन साहब लेंगे उससे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेना है हमें, और उन्होंने लगभग हर फिल्म के लिए उनको ये पैसा मिला है। अगर अमिताभ बच्चन साहब 20 लाख लेते थे तो वो 21 लाख लेते थे और प्रोड्यूसर उनको 21 लाख देते थे। आज आप सोच भी नहीं सकते कि कोई राइटर ये बोल सके कि आज अगर आप एक टॉप स्टार है, जो टॉप स्टार है, मैं कहूंगा चाहे आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, अगर मैं राइटर हूं, मैं कहूं जाके कि जो शाहरुख खान की फीस है मैं उससे 1 लाख रुपए ज्यादा लूंगा, वो मुझे भगा देंगे दूर से, पागल हो गए। तो वो जमाना था। एक तो वो टाइम था जहां पे स्क्रिप्ट की बहुत वैल्यू थी। हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने अभी तक इतना, हम हॉलीवुड की फिल्मों को कॉपी नहीं कर रहे थे, लोग स्टिल ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स की, कहानियों की वैल्यू कर रहे थे, प्रोड्यूसर्स को अच्छी कहानियां चाहिए थी। तो थोड़ी डेस्टिनी भी प्ले करती है, जैसा सलीम साहब भी कहते हैं कि भाई किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है हर चीज़ में। तो वो किस्मत के भी धनी थे, राइट टाइम पे थे, राइट जगह थे। उनको थोड़ी पता था कि दीवार कल्ट फिल्म बन जाएगी। वो तो वही मैंने, जो नेचुरली उनको अच्छा लग रहा था कि नेचुरली मुझे ये कहानी अच्छी लगती है, माँ होनी चाहिए, माँ का इमोशन होना चाहिए, वो अपने हिसाब से लिख रहे थे। और वो फिल्म आज हम लोग कह रहे हैं कल्ट है, क्लासिक है। शक्ति आप देखिए, फादर सन की कॉन्फ्लिक्ट, शक्ति में भी अमिताभ बच्चन गैंगस्टर है, कमिश्नर का बेटा गैंगस्टर। कभी आप अमिताभ बच्चन को गलत काम करते हुए नहीं देख रहे हैं। कभी अमिताभ बच्चन ने किसी आदमी को ऑन स्क्रीन नहीं मारा, किसी का मर्डर नहीं किया। ही इज नॉट एन ईविल कैरेक्टर, ही इज ऑन द एज। अपने फादर के जो, उनकी जो वैल्यूज हैं उनसे वो अलग हो गया है, सोच विचारधारा अलग हो गई है। शक्ति में भी पूरी फिल्म में लास्ट में जाके क्लाइमैक्स में यहां फादर चेज कर रहे हैं, रुक जाओ विजय, रुक जाओ विजय, दम, और विजय को गोली मार देते हैं। क्या है, फैमिली ड्रामा चल रहा है पूरा, कोर है जो समझ नहीं पाते। आज के राइटर्स, आज के फिल्म मेकर्स वो कोर नहीं समझ पा रहे हैं। हम कुछ और बना रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं, कोर मिसिंग है, हार्ट मिसिंग है, सोल मिसिंग है, फिर आप कुछ भी बना दो।
तो क्या OTT राइज में देखो बहुत सारा कंटेंट बढ़ा है ना, मैं हर बार बोलता हूँ फ्लड ऑफ कंटेंट हो गया है और बहुत सारे राइटर्स भी आ गए, जैसे आपने बोला कि हर एक बंदा राइटर्स बन रहा है, तो एज ए स्क्रीन राइटर है ना, स्क्रीन राइटर्स का क्या लेवल नीचे और गया है OTT राइज से? नहीं, मैं कहूँ तो अच्छा भी गया है, हम्म। अच्छी भी राइटिंग देखने को मिल रही है आपको, क्योंकि हाँ बहुत सारा कंटेंट बन रहा है, तो कुछ आउटस्टैंडिंग कंटेंट भी है जो मैं बहुत ही उम्दा राइटिंग कहूँगा जिसको, खासकर अगर मैं नाम लूँ तो पाताल लोक जो सीजन 2 उन्होंने बनाया है, आई थिंक इट इज़ आउटस्टैंडिंग राइटिंग। तो 2-3 शोज हैं ऐसे जो बहुत ही बेहतरीन शो हैं, तो अच्छे राइटर्स चमक रहे हैं। कोहरा है, फर्जी है, गनसन बहुत गुलाब सारे है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं जो और उसमें कचरा भी है। तो जब इतना सब कुछ कंटेंट बनेगा, कुछ कचरा बनेगा, कुछ आउटस्टैंडिंग चीज बनेगी, कुछ गुड बैड एंड अगली होता ही है। तो OTT राइज या हमने जैसे बोला कि एक राइटर्स की फ्लड आ गई थी पिछले 15-20 सालों में, आपने जो बोला कि यूपी पे बहुत सारी फिल्में बनी और उनके साथ साथ डायलॉग में बहुत सारी गालियां, क्योंकि बड़े पर्दे पे तो एक सेंसर रहता है, तो एक लिमिटेशन रहती है, लेकिन OTT में वो सेंसर हट गया, है ना? तो वो राइटर्स को क्या क्या फील होता है कि वो हर सीन में गाली लिख रहा है? क्या क्रिएटिविटी पार्ट है, उसका क्रिएटिव प्रोसेस है, या कैरेक्टर की डिमांड है, या स्टोरी की डिमांड है? क्या अगर वो गाली नहीं डालें तो क्या वो कैरेक्टर आगे नहीं बढ़ पाएगा? क्या वो अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाएगा? नहीं। सी, पहली बार एक मीडियम मिला, एक तो मेकर्स को, राइटर्स को, डायरेक्टर्स को, जहाँ पे उन एकदम से खुल गए कि कोई बंदिश नहीं है यहाँ पे, तो चाहे वो न्यूडिटी हो और चाहे वो अब्यूसिव लैंग्वेज हो, वो हम एक स्पाइस की तरह यूज करना शुरू कर दिया टू अट्रैक्ट आई बॉल, सेलिंग प्रोस्पेक्ट मान के कि यूथ को ये अच्छा लगता है, ये सोच के, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आप अभी हम सलीम जावेद की बात कर रहे थे, आज तक की उनकी सारी फिल्मों में कभी कोई कैरेक्टर गाली देता है? कोई प्रोटैगनिस्ट, कोई भी मेन कैरेक्टर, कोई छोटा विलन भी, गब्बर सिंह ने भी गाली नहीं दी। नहीं, ये तो पिछले 10-15 सालों में अगर हम बोले कि इंडी फिल्म का कि नहीं, वो भी तो उस टाइम पे 70s में यूथ के लिए बन रही थी ना फिल्म। एंग्री यंग मैन कौन था? यूथ आइकॉन था 70s का। जो एंग्स्ट, जो एंगर था यूथ का 70s में, वो तो आज कुछ भी नहीं है। उस टाइम पे लोग सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। उस टाइम पे एंग्री यंग मैन गाली नहीं देता है, काम करके दिखाता है, फिर भी लोगों को अच्छा लगता है, फिल्में क्योंकि चलती है वो नहीं, क्योंकि आज क्या हो गया ना, इसमें कुछ ना कुछ मसाला डालने के चक्कर में, और खासकर ये बैड राइटिंग को रिप्रेजेंट करता है। जो भी गाली गलौज कर रहे हैं, ये मीन्स कि आपको कुछ, आपके पास कुछ कहने को नहीं है, आपके डायलॉग्स अच्छे नहीं हैं, तो एक गाली डाल दो कि थोड़ा सा कुछ लेवल ऊपर हो जाएगा, लेकिन वो लेवल नीचे ही होता है। तो वो आई थिंक इट रिप्रेजेंट्स बैड राइटिंग, नथिंग एल्स। जो अच्छे राइटर्स हैं, जो अच्छे शोज भी हैं, वहां पे कोई कैरेक्टर आपको एक दो जगह ठीक है वो चलता है, वो गुस्से में वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दे देते हैं गाली, तो ठीक है वो चलता है कि आप रियलिस्टिक शो बना रहे हो, लेकिन ऐसे ही नहीं कि गाली देने के लिए गाली दे। और लिख के जस्टिफाई भी करते हैं लोग कि तो कैरेक्टर ही ऐसा था हमारा, कोई स्टोरी का सिनेरियो ही ऐसा था। किसी कैरेक्टर की कोई डिमांड नहीं होती, ये सब कहने के लिए हैं, अपनी बात को जस्टिफाई करना। फिर तो एंग्री यंग मैन को बहुत सारी गालियां देनी चाहिए थी, वो तो पूरे सिस्टम के खिलाफ एंगर है उसके अंदर, वो तो गालियों से भरा होना चाहिए था ना। आज तक एंग्री यंग मैन ने एक गाली नहीं दी। आप बहुत सारा रेफरेंस सलीम जावेद साहब का दे रहे हो, डेफिनेटली उनके बराबर का नहीं बोलूंगा मैं, उनके जैसा आज के टाइम में अगर एक दो राइटर्स बोलने चाहो जो कि उस लेवल के, उस लेवल को तो कोई टच नहीं कर पाएगा। जो उन्होंने मिरेकल किया है फिल्म राइटिंग में, वो आई थिंक कोई कर पाएगा उस कंसिस्टेंसी के साथ, है ना। उतना लंबा कैरियर उनका किसी का चलेगा, लेकिन फिर भी उनके बराबर के, हाँ नहीं, उनके बराबर की जो राइटिंग अगर मैं कहूँ तो कोई नहीं कर रहा है। जो थोड़ा क्लोज आती है वो आई थिंक राजू हिरानी की जो फिल्म्स हैं वो थोड़ा सा क्लोज आती हैं उनके, बिकॉज दैट हैव द सेम काइंड ऑफ इमोशन, इंटेंसिटी और यूनिकनेस, और जो कहना ना एंटरटेनमेंट के साथ एक बात कह जाते हैं, हंसी मजाक में एक मुद्दा पकड़ते हैं वो लोग, और वो मुद्दा कभी फिल्म के ऊपर भारी नहीं पड़ता है। एंटरटेनमेंट, चाहे वो 3 इडियट्स हो, चाहे वो पीके हो, चाहे वो लगे रहो मुन्ना भाई हो, मस्ती हो रही है,
ह्यूमर हो रहा है, कॉमेडी हो रही है, और उसके बीच में एक बात कह दी ऐसे आराम से। शुगर कोट करके ऑडियंस को एक मैसेज दे जाते हैं। हाँ, वो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग्स जो मैंने देखी है। उसके अलावा बहुत इतनी अच्छी राइटिंग तो अभी हो नहीं रही है। मतलब जैसे मैंने ओटीटी में कहा, ओटीटी वगैरह में हैं, जैसे पाताल लोक में मैंने स्पेशली बात की। पाताल लोक एक अच्छा शो जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। पार्ट 2, पार्ट 1 वाज बेस्ड ऑन अ बुक, तो मैं उसके लिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और हाँ, तो ये हैं कुछ जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बुक की बात आई है तो आपकी 2 किताबें, द स्वास्तिक किलर और द बूचर ऑफ बनारस, हाँ, काफ़ी फेमस रही है। हाँ, हाँ। दोनों आई थिंक क्राइम थ्रिलर है, यस यस यस। ठीक है। तो उन पे कोई फिल्म अडेप्टेशन क्या है, क्या उन पे प्लान है? नहीं, एक्चुअली द राइट्स ऑफ बुचर ऑफ बनारस हैव ऑलरेडी बीन सोल्ड टू अ बिग प्रोडक्शन हाउस। बहुत एंड बढ़िया। दे आर डूइंग अ वेब सीरीज जो आई थिंक इसी साल 2025 में, आपकी बुक पे द बूचर ऑफ हाँ, बनारस, तो इसी साल यू विल सी अ वेब सीरीज कमिंग आउट ऑन अ मेजर ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो वो आने वाली है उसके ऊपर बेस्ड। उसके बारे में कुछ और बताएंगे आप? नहीं, वो मेरा एक्चुअली आई हैव अ नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट विद द प्रोडक्शन हाउस, तो आई कैन नॉट से एनीथिंग मोर अबाउट दैट। कुछ उसका थीम क्या, क्योंकि वो तो बुक है, अमेजन पे अवेलेबल होगी, बेसिक उसका हाँ, आइडिया क्या है नहीं, द बूचर ऑफ बनारस का? इट्स अ बूचर ऑफ बनारस का नाम बूचर ऑफ बनारस ही क्यों है? नहीं, वो मेजर प्लॉट पॉइंट है जो मैं नहीं बता सकता। ओके, वही मेजर प्लॉट पॉइंट है कि हाँ, एक मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन उसका नाम फिर क्यों है, वो वही क्लाइमैक्स है, और वो आपको क्लाइमैक्स में देखने को वो मिलेगा। इसी साल आ रही है। हाँ जी। और द स्वास्तिक किलर उस पे? नहीं, उसके तो अभी राइट्स नहीं लिए हैं किसी ने, बट इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्टोरी बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम जर्मनी। 2006 में सॉकर वर्ल्ड कप हो रहा है, फिर उसके बाद मुंबई सीरियल ब्लास्ट होते हैं, स्टोरी ट्रेवल्स टू अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो इट्स अ वेरी बिग कैनवस एंड इट हैज़ टू बी अ वेरी इंटरनेशनल काइंड ऑफ अ शो। तो अभी उसकी काफ़ी लोगों से डिस्कशन होती है वो, बट द कैनवस इज सो बिग, और मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता कि इसको छोटा कर दो, तो वो सब मैं नहीं करना चाहता। देखते हैं आगे कुछ होता है तो ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी फिल्में जैसे आपने बोला कि ना, कंसिडरिंग योर जर्नलिस्ट बैकग्राउंड, आपकी स्टोरी में रियलिटी बेस्ड होती है, कोई ना कोई रियल इवेंट से इंस्पायर्ड होती है। Yes, तो yes. क्या कहीं आप अपनी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से समाज को एक आईना दिखाना चाहते हो? मतलब आपके फेवरेट क्राइम थ्रिलर जोनर के द्वारा? नहीं, ये बात, हाँ, मतलब मैंने कभी ये सोचा नहीं और डेलिबरेटली करता नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक बीइंग अ जर्नलिस्ट वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली बाहर आ जाता बाहर आ है। जाता क्योंकि मुझे याद है, मैं गोवा फिल्म फेस्टिवल में वन ऑफ माई स्क्रिप्ट्स गॉट सिलेक्टेड, और मैं लंच बॉक्स के जो फ्रेंच प्रोड्यूसर हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, और मैं अपनी फिल्म उनको पिच कर रहा था, स्क्रिप्ट सुना रहा था, और मेरी फिल्म स्पोर्ट्स फिल्म थी सेट इन हरियाणा। एंड जैसे ही उन्होंने सुना, एंड ही टोल्ड मी यू आर एन एक्टिविस्ट। मैंने कहा मतलब एक्टिविस्ट? कहाँ से एक्टिविस्ट लग रहा हूँ मैं आपको? मैंने कहा ये तो सर स्पोर्ट्स फिल्म है। बट ही सेड कि नो, यू डोंट सी व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तो वो अनकॉन्शियसली आई थिंक मेरे अंदर वो बात आ जाती है, जो एक जर्नलिस्ट का जो मेरा बैकग्राउंड है, कि हाँ, कहीं ना कहीं वो जो सोसाइटी का कुछ एक हिडन अगलीनेस, इविल, वो मैं बाहर लाने की अनकॉन्शियसली कोशिश करता हूँ। वो आपका पत्रकार अभी भी जिंदा है कहीं ना कहीं अंदर। वो, हाँ, वो कहते हैं ना बॉलीवुड में, भाई कीड़ा जिंदा है। या अच्छा, आज के दौर में स्क्रीन राइटर के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है इंडस्ट्री में? नहीं, स्क्रीन राइटर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि काम मिलना। बिकॉज एवरीबडी, स्पेसिफिकली इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, सब जो है, आप कितनी अच्छी फिल्में लिख दो तो भी गारंटी नहीं है। नहीं गारंटी, सी, बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर रीमेकिंग फिल्म्स। जैसे मैंने, या तो साउथ की फिल्म उठा लो, या आज स्पेनिश, टर्किश, फ्रेंच, ये मार्केट ओपन हो गया है, वहाँ के अब राइट्स लेके लोग फिल्म बना रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है भाई? क्या प्रोड्यूसर्स का कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम एक्टर्स हैं कई, मैं जानता हूँ, दे प्रेफर टू वॉच अ फिल्म कि साउथ की फिल्म है, उसे देख के दे आर वेरी कन्विंस्ड कि हाँ ऐसी फिल्म करते हैं। ओरिजिनल स्क्रिप्ट बेचना बहुत मुश्किल है कि आप एक ओरिजिनल आइडिया, ओरिजिनल स्टोरी और ओरिजिनल कहानी लेकर आप किसी के पास जा रहे हो,
उसको विजुलाइज करने वाले बहुत कम लोग हैं कि ये स्क्रीन पे कैसे लगेगी। तो अगर आपने एक फ्रेंच फिल्म देख ली, अरे हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है यार, ऐसा एक्शन सीन है, ऐसा कैरेक्टर है, ऐसी सेटिंग है, हाँ इसको तो मैं यूपी में भी बना सकता हूँ, वो बहुत ईजी है लोगों के लिए करना। बट एक ओरिजिनल फिल्म समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब ऑफ अ राइटर, जो मुझे भी बहुत चैलेंज हो रहा है। एक ओरिजिनल में स्क्रिप्ट्स को लेके मार्केट करना, सेल करना, वो समझने वाले बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। महेंद्र जाखड़ अगर क्राइम थ्रिलर के अलावा कोई स्टोरी लिखेगा तो किस जोनर में लिखेगा? नहीं, मैंने मांझी लिखी, मांझी भी क्राइम थ्रिलर नहीं है। तो हाँ, मैंने एक और स्टोरी जो मेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, जो आई एम ट्राइंग टू मार्केट इट, और वो सेम काइंड स्टोरी है, ह्यूमन स्टोरी है। एक आदमी जो अपनी लाइफ कंडीशन से जूझ रहा है, जो मैंने कहा जीरो से हीरो, जिसे सोसाइटी बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना सोसाइटी अपने से बाहर निकाल देती है, वो एक आदमी सारे सिस्टम से कैसे लड़ेगा, वो स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि व्हेन द एंटायर वर्ल्ड स्टैंड्स अगेंस्ट यू, आप अकेले खड़े हो, क्योंकि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपकी जो सिद्धांत हैं, आपकी जो सोच है, आप उसके ऊपर खड़े हो। अब चाहे सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट खड़ी हो जाए, मैं नहीं हिलूंगा। वो जो कैरेक्टर होता है ना, और फिर क्या होता है जब वो काम करता है, धीरे 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 सारी दुनिया उसकी तरफ आ जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये आदमी सही है, ये सच्चा है और सबसे अच्छा है। तो वो चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करती है। एंड आई ऑलरेडी हैव अ स्टोरी, स्क्रिप्ट रेडी है मेरा, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं। माई बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू। अच्छा, आपने नोवेल भी लिखे हैं, फिल्में भी लिखी है, टीवी भी लिखा है। नोवेल और स्क्रीन राइटिंग में किस में ज़्यादा मज़ा आता है आपको? नहीं, मज़ा तो देखिए नॉवल में आता है। क्यों? क्योंकि नॉवल में क्या होता है ना, जो ऑथर है, ही इज़ ऑल्सो द राइटर, ही इज़ ऑल्सो द डायरेक्टर, वो सिनेमाटोग्राफर भी है और सारे कैरेक्टर्स भी है, तो एक्टर भी वही है। सारी लिबर्टी है, सारा यूनिवर्स उसका है। तो अब मैं कुछ भी प्ले कर सकता हूँ, मैं एक्शन सीन कहीं पे भी कर सकता हूँ। मेरे पास कोई बजट की प्रॉब्लम नहीं है कि अब ये नहीं यार, इसे प्लेन में मत करो, इसे बस में कर दो, है ना। अंडर वाटर सीक्वेंस भी कर सकता हूँ मैं, जो फिल्म में आप नहीं कर सकते कि यार इतना बजट नहीं है, इसको तो कहीं यहाँ पे कर दे, तू पवई लेक में कर दे या कहीं इधर कर दे। तो बुक में आप पूरा खुले हो, तो वो जो आपकी इमेजिनेशन का जो सही चमत्कार है, जो आपकी इमेजिनेशन, जो फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन जो आप कहेंगे, वो तो बुक में ही निकल के आती है। और इसीलिए यूजुअली जब भी बुक का अडेप्टेशन होता है, चाहे वो फिल्म हो चाहे वेब सीरीज हो, हमेशा आपको फीका लगता है, क्योंकि बुक के अंदर जो एक साइकोलॉजिकल इनपुट्स होते हैं, एक कैरेक्टर, जब एक कैरेक्टर एक काम कर रहा है, बुक के अंदर आप उसकी साइकोलॉजी भी लिख सकते हो कि इसकी सोच क्या चल रही है, अभी ये क्या सोच रहा है, जो फिल्म में आप विजुअली नहीं दिखा सकते ऑब्वियसली, वो बिकॉज इट्स अ डिफरेंट मीडियम। वहां केवल आपको विजुअल से एक के बाद एक विजुअल दिखाना पड़ता है। तो बुक का जो एक जादू है, वो स्क्रीन पे लाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो आई थिंक गॉडफादर एक वन ऑफ द वेरी फ्यू फिल्म्स है जिसने बुक टू फिल्म, हाँ मतलब नेक्स्ट लेवल पे गए। बिकॉज एक वो भी था कि भाई जो ऑथर थे मारियो पुजो, ही वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड, ही वाज द स्क्रीन राइटर, क्योंकि जो कोपोला थे उसके डायरेक्टर, उन्होंने लड़ाई करी प्रोड्यूसर्स के साथ, मेरे को यही स्क्रीन, उन्होंने कभी कोई स्क्रीन प्ले भी नहीं लिखा था। हाँ, कि मारियो पुजो को लेकर आए वो, और पुजो ने कभी, हाँ उनको भी लिखना नहीं आता था स्क्रीन पे लिखते कैसे हैं। आपकी तरह जैसे आपने बोला। बट क्राफ्ट सीख जाओगे आप, सीन्स कैसे डिवाइड करने हैं, आप विजुअलाइज कैसे करोगे कैरेक्टर, जो आर्ट आपके अंदर की, वो तो कोई सिखा नहीं सकते ना आप। वो क्योंकि कपोला को इतना ज्यादा भरोसा था उस बंदे के ऊपर कि यार इसने गॉडफादर लिखी है, इससे अच्छा कौन लिखेगा। मतलब जो बाइबल मानते हैं गॉडफादर की, कपोला की, जो उन्होंने हर बुक का एक पेज अपनी फाइल में चिपका के एक एक लाइन पे नोट्स लिखे हैं, जो आज भी कपोला के पास है। इतनी मोटी उनकी जो फाइल है, जो गॉडफादर की बाइबल मानी जाती है, हर एक पेज पे हर चीज उन्होंने डायरेक्टर्स इनपुट की, इस लाइन पे ऐसे करूंगा, ये अंडरलाइन नोट्स, टक 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 टक। उस आदमी ने एज ए डायरेक्टर कितना काम किया।
यूनिक फिल्म बनी, तभी कल्ट क्लासिक Yes, इसको yes, बोल yes, सकते हैं, आज तक की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स। यस यस यस। अच्छा, क्या ये मिथ है या सच है कि एज ए राइटर, कि अगर आप राइटर हो तो आपको डेली इतने वर्ड्स लिखने हैं, इतने पेज लिखने हैं, ये मिथ है या सच है? अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आप अच्छे राइटर नहीं हो, आपका क्रिएटिव प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। सी, कई राइटर्स हैं जो सोचते हैं कि क्रिएटिविटी स्ट्राइक करेगी तभी लिखेंगे, पहाड़ पे जाएंगे, हवा चलेगी, खिड़की के पास बैठेंगे। वैसा कुछ नहीं होता। सी, फाइनली एज अ, और मैं ये हॉबी जो जो एज ए हॉबी राइटर हैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोफेशनल राइटर्स की बात कर फुल रहा हूँ, टाइम राइटर जो जिनकी ब्रेड एंड बटर ही राइटिंग है। उनको तो डेली लिखना पड़ेगा भाई। मैं भी जब लिखता हूँ डेली, मैं सामने देखता हूँ, मेरी खिड़की से दिखता है हमारा सोसाइटी का पार्क है, वहाँ माली काम कर रहा होता है। मेरी इंस्पिरेशन वो माली है कि ये माली धूप में काम कर रहा है, तू तो हमारे साथ ये तो भी आराम काम से, करता है। तू तो आराम से रूम के अंदर बैठा है एसी रूम में बैठा है, डेस्क है इतनी बढ़िया सी, तू काम नहीं कर रहा, तेरा काम है राइटिंग, काम कर। माली काम कर रहा है, तू भी कर। जितने भी बड़े से बड़े ऑथर्स हैं, चाहे वो जेफरी आर्चर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे स्टीफन किंग हो, डेली रूटीन है उनका, एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स दे राइट। ठीक है, आपने आज 4 पन्ने लिखे, 6 पन्ने लिखे, 2 पेजेस तो उसमें से अच्छा निकलेगा ना कुछ माल, तो वो तो आपको मेहनत मतलब ये तो करनी डेली पड़ेगी। राइटिंग वाला ये सच है आपकी नज़र में? हालांकि बहुत सारे ऐसे जाने माने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जाने माने राइटर है, डायरेक्टर है, वो ये बोलते हैं कि डेली लिखना जरूरी नहीं है, ये तो एक आप सोचते हो तो इट्स ए काइंड ऑफ राइटिंग, आप विजुलाइज कर रहे हो, See, आप किसी इन्वायरमेंट, आप अपना एक वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो किसी कैरेक्टर को लेके, किसी थीम को लेके, तो वो भी उस क्रिएटिव प्रोसेस का पार्ट है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्सरसाइज डायरेक्टर्स के लिए नहीं है। फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स वो विजुअली सोचते हैं, वो विजुअली सोच रहा है। इवन स्क्रिप्ट राइटर भी, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक, स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत एक स्पेसिफिक चीज होती है। आप एक कहानी को स्क्रिप्ट फॉर्म दे रहे हो। ये जो राइटिंग है ना, एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ, ये खासकर ऑथर्स फॉलो करते हैं जो बुक्स भी लिख रहे हैं। मैं एज अ राइटर, मैं ऑथर भी हूँ, बुक्स भी लिखता हूँ, मैं स्क्रिप्ट्स भी लिख रहा हूँ, तो मैं इसको 100% आपका लिखना काम ही है, फॉलो करते हो कि डेली? हाँ, क्योंकि मेरी बुक्स है ऑलरेडी, मेरी 3-4 बुक्स अभी पाइपलाइन में है जो आने वाली हैं। मेरी स्क्रिप्ट्स लाइन में लगी हुई हैं, तो मुझे तो पूरा का पूरा बैंक रखना है। मेरी एक गई टक, दूसरा टक, दूसरा टक, दूसरा। आई विल नॉट वेट कि अब मेरी एक फिल्म आएगी फिर कुछ जादू होगा। नहीं, जादू तो मुझे रोज करना है भाई, जादू मेरा रोज हो रहा है। वो तो मेरा फिर जादू दिख रहा है बस आपको, मैं तो रोज क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे रोज जादू क्रिएट करना है। अच्छा, दूसरा बहुत राइटर्स जनरली ये डिस्कशन आता है, राइटर्स ब्लॉक। हाँ, वो क्या है? ये राइटर्स ब्लॉक जो मैं बता रहा हूँ ना, जो हॉबी के लिए लिखते हैं उनके उनको लिए राइटर्स ब्लॉक होता है। अदरवाइज देयर इज नो राइटर्स देयर इज ब्लॉक। नथिंग कॉल्ड राइटर्स ब्लॉक। आप जो भी प्रोफेशनल राइटर्स हैं, आप सलीम जावेद से पूछिए, आप बड़े, आप जो मैं बात कर रहा हूँ, स्टीफन किंग हो, जेफरी आर्चर हो, आप जेके रोलिंग हो, उनसे पूछिए ये राइटर्स ब्लॉक क्या होता है। कुछ नहीं होता। दैट मीन्स वो तो फ्लो स्टेट में आ जाते हैं ना। जब आप फ्लो स्टेट में हो, फ्लो कर रहा है। हाँ, अच्छा, एक पॉइंट पे मेरे पास, मुझे राइटर्स ब्लॉक नहीं होता, मैं थक जाता हूँ कई बार कि 4 घंटे लिख लिया, अब मैं थक गया, मुझे कुछ, मैं डिफरेंट चीज़ें करता हूँ। जैसे मेरा जो रिफ्रेश होने का तरीका है ना, जैसे मैं सारे शूज़ निकाल लेता हूँ अपने, फिर मैं सारे शूज़ अपने क्लीन करूँगा, सारे शूज़ पॉलिश करूँगा, फिर उनको जचाऊँगा, कभी अपनी पूरी कबर्ड वापस से सजाऊँगा, कभी कुछ कपड़े धो दूँगा, कभी ऐसे ही घूमने निकल जाऊँगा, लोकल ट्रेन में घूम रहा हूँ। आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है। कंप्लीटली डिफरेंट एक्टिविटी फ्रॉम योर क्रिएटिव एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी, मैं रनिंग बहुत करता हूँ, तो आई गो ऑन ए लॉन्ग रन। क्रिएटिव एक्टिविटी से हटके आप एक फिजिकल एक्टिविटी, आपका दिमाग सडनली चलना चालू हो जाएगा, टक। तो जिनको भी फील भी होता है कि राइटर्स ब्लॉक है, तो आप कोई डिफरेंट एक्टिविटी करिए, रनिंग करिए, जूते पॉलिश करिए, कपड़े धोइए, कपड़े सुखाइए, कपड़े धोइए, हाथ से कपड़े धोइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या एज ए राइटर आपने तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, सेल्फ डाउट आता है कि यार ये तो अच्छी नहीं है, पता नहीं पसंद आएगी नहीं आएगी, इस लेवल पे भी क्या आता है? मैं वो लिखता ही नहीं। सी, यूजुअली कहा जाता है कि जैसी आइडिया है ना लिख लो। नहीं, मेरा मानना अलग है।
आपको दिन में ना बहुत सारे आइडियाज दिमाग में आते हैं। लगभग साइकोलॉजी बोलते हैं कि 70,000 थॉट्स आइडियाज जितने भी आपके आइडियाज दिमाग में आते हैं, यूजुअली बहुत लोग इसको मानते हैं कि हमें आइडियाज लिख लेने चाहिए, नहीं तो आप भूल जाओगे आइडियाज। मेरा मानना है कि आप आइडिया मत लिखो, नहीं तो वो ना आइडिया आपके दिमाग में सीमेंट हो जाता है, चिपक जाता है वो आइडिया। फिक्स माइंडसेट बन जाता है एक। आप जितने भी आइडियाज आ रहे हैं ना, आप उनको हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन टाइम दो। जो बेस्ट आइडिया होगा ना, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जो कचरा, बहुत सब कचरा होता है, सब कचरा निकल जाएगा आपके दिमाग से। जो बेस्ट आइडिया है वो आपको छोड़ेगा नहीं, और वो आपके पीछे लगा रहेगा कि मुझे निकालो और मुझे लिखो। वो टॉप ऑफ द माइंड आ जाएगा, देन इट विल बिकम योर ड्राइव टू नाउ गिव एक्सप्रेशन टू दैट आइडिया। अब चाहे वो फिल्म स्क्रिप्ट बने, और चाहे वो किताब बने, चाहे शॉर्ट स्टोरी बने, चाहे शॉर्ट फिल्म बने, कहानी, जो भी, इट विल टेक शेप। सो आई अलाउ दैट आइडिया टू टेक ओवर मी। जैसे कहते हैं ना कि इट शुड पोजेस मी, कि बस अब इसे बाहर निकालना है भाई, तभी मैं लिखता हूं, नहीं तो मैं लिखता ही नहीं। और बहुत से तो ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज हैं जो मेरे डेली उसमें चलते रहते हैं। ऐसे तो बहुत कचरे आइडियाज हैं, सबके ऊपर थोड़ी लिखेंगे। कोई राइटर अगर फिल्म राइटर बनना चाहते हैं, उसको क्या आप 3 एडवाइस दोगे? सबसे पहली एडवाइस तो ये है, सेल्फ इंक्वायरी। आजकल सोशल मीडिया, ये सब इतना सब ज्ञान है ना इसके ऊपर, सबको लगता है मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। मैं, इतने सारे बच्चे मेरे से मिलने आते हैं दिल्ली से, सब जगह से, कि मुझे एक्टर बनना है, मैं ऋतिक की तरह डांस करता हूँ, मैं सलमान की तरह करता हूँ। मैंने कहा भाई तू खुद क्या करता है वो बता, तू अपनी बात कर, अपना क्या तेरी है? स्किल सेट क्या है, तेरा टैलेंट क्या है। दूसरों की तरह एक्टिंग मत करो, दूसरों की तरह राइटिंग मत करो, दूसरों की तरह डांस मत करो, अपनी ओरिजिनलिटी दिखाओ। तो फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ इंक्वायरी। आप अपने अंदर का जो हुनर है, टैलेंट है, आर्ट है, पहचानो, स्किल सेट है, उसको पहचानो। सेकंड, उसको आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। कई बार होता है गलतफहमी हो जाती है। मैं जब पहली बार मुंबई आया था, मैं एक्टर बनने आया था। क्योंकि मैं थिएटर मैं स्कूल में बहुत थिएटर करता था। अच्छे दिखते हो, हाँ, तो कद-काठी अच्छी है, तो हाँ, एक कॉन्फिडेंस था। लोगों ने चढ़ा दिया दिल्ली फिर में कि अरे भाई ये तो लंबा चौड़ा हरियाणा के बंदे को चढ़ा दो, फिर क्या चाहिए। मैंने कहा बस मैं भी एक्टर बनूंगा। तो उस टाइम आते थे, मैं बहुत सारी अपने पोर्टफोलियो फोटो वोटो लेकर आया, तो मैं यहाँ घूमा 15 दिन, इधर उधर इधर उधर। एंड पता नहीं क्यों मुझे एक चीज स्ट्राइक हुई कि आप एक्टर बन जाओगे, आप अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते। मैंने तभी डिसाइड कर लिया, अगर मैं अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता ना एक्टिंग का, तो मैं एक्टिंग नहीं बनूंगा, तो मैं एक्टर नहीं बनूंगा। तो फिर धीरे धीरे फिर मैंने छोड़ दिया। फिर आई वॉज डूइंग माई इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। वो करते करते मैं जर्नलिज्म में गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करना है, कुछ करना है। हाँ, बचपन में जो फिल्म्स का जो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था ना, वो जो सलीम, मुझे भी नहीं पता था कि इम्पैक्ट किसका हो रहा है मेरे ऊपर, अमिताभ बच्चन का हो रहा है, किसका हो रहा है। एक्चुअली वो सलीम जावेद का इम्पैक्ट हो रहा था। वो बाद में समझ आया जब आप खुद राइटर बने। इतना ये जो इम्पैक्ट है वहां से आ रहा था। अमिताभ बच्चन तो फेस है ना, वो तो एक्टर है। उस टाइम पे तो लगता था कि मुझे अमिताभ बच्चन बनना है। कोई भी स्कूल में पूछता था क्या बनोगे, तो यही था कि बड़े हो गए अमिताभ बच्चन बनूंगा। ये नहीं पता था कि सलीम जावेद का इम्पैक्ट है आपके ऊपर। वो धीरे धीरे जब मैं जर्नलिज्म में गया, लिखना शुरू किया, जब राइटिंग शुरू करी प्रोफेशनली, फिर कुछ स्टोरीज लिखने शुरू किए, देन आई रियलाइज, तब भी लग रहा था मैं नॉवल लिखूं, स्क्रिप्ट लिखनी नहीं आती थी। फिर जब यहाँ के लोगों से मिलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे अपने अंदर की जो मैं बता रहा हूँ स्किल सेट, जो अपने अंदर का जो एक टैलेंट है, हुनर है, जो मैंने पहचाना कि हाँ एक राइटर है जो कुछ कर सकता है। और जब लोगों ने कॉन्फिडेंस दिखाया, यहाँ पे भट्ट साहब ने, तिग्मांशु ने, मधुर भंडारकर ने, कई लोगों से मिला मैं, जब उन्होंने मेरी कहानियाँ सुनी, तो उन्होंने, जब आपके बारे में कोई अप्रिशिएट करता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ, तो उसी तरीके से फिर आप, तो वो जो दूसरा स्टेप है, अपने अब एक्सपेरिमेंट करके देखो। आपको पता चल गया मैं राइटर, एक्टर, डांसर बन सकता हूँ, तो आप जाके अब स्टेज पे खड़े होकर देखो, आपको 10 लोग ताली बजा रहे हैं या कह रहे हैं कि जो लोग आज तो इतना सब प्लेटफॉर्म्स हैं सिंगर्स के लिए, आपके लिए इंडियन आइडल है, ये सब जो टीवी शोज़ हैं, रियलिटी शोज़ हैं, वहाँ जाइए, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। तो औकात
पता करिए आप कि आपकी औकात असली है। लेवल, औकात मतलब असली हाँ। लेवल आप कहाँ स्टैंड करते हो। एग्जैक्टली वो जो क्या प्रोफेशनल लेवल पे, हाँ आपकी पॉलिशिंग हो जाएगी। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत आप कुछ कोर्स कर लो, उससे केवल पॉलिश हो सकती है हीरे की। कोयला हीरा नहीं बन सकता। एकदम से आपको पत्थर है, मैं तो पत्थर, मैं तो हीरा हूं, नहीं हो आप भाई। आपके ऊपर पेंट किया हुआ है, जैसे आपको डालेंगे वो पेंट धुल जाएगा, आपकी असलियत दिख जाएगी। हीरा तो हीरा ही रहेगा। अगर आप हीरा हो जिस भी फील्ड में हो, वो चाहे आईटी फील्ड हो सकता है, मेडिकल फील्ड हो सकता है, आप अच्छे बैंकर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया, आप बन जाओगे। बहुत बढ़िया। और इस इंडस्ट्री में खासकर अब आप सोचो कि अब तो मैं बन गया। जो थर्ड सबसे बड़ी स्टेप है, आपको यहां पे आपको चाहिए परसिस्टेंस, रेजिलियंस, लड़ने की ताकत। सेटबैक्स आएंगे, मेरा जो सबसे रिजेक्शन बड़ा, आएंगे। जो मैं जिस फिलॉसफी पे चलता हूं कि आप लाइफ में बड़ा काम करना चाहते हो, माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हो ना मैंने सोचा कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा। आपने उसकी सारी ट्रेनिंग कर ली। माउंट एवरेस्ट ये नहीं कि मैंने अब आप बैग उठा के माउंट एवरेस्ट चढ़ गए, आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए ना उसकी, तब आप चढ़ पाओगे। नहीं तो आप बेस कैंप तक नहीं पहुंच पाते हैं लोग, जहां से शुरू होगी आपकी असली माउंटेनियरिंग। तो उसी तरीके से जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हो, पहले तो आपकी ट्रेनिंग, आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो पहले ट्रेन होकर आइए, नहीं तो आप बेस कैंप तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। 6 महीने मुंबई में आने के बाद आप वापस चले जाएंगे। बहुत सारे मैंने देखा है 6 महीने, साल भर, 2 साल रुक के वापस चले जाते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा मेरा। तो आप पहले अपने आप को तैयार करके आइए माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। फिर आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि हाँ पीक तक जाऊंगा मैं, गड्ढे आएंगे, तूफान आएगा, स्नोफॉल होगी, हेलस्टॉर्म होगी, कुछ भी आ सकता है। रुकोगे, बैठोगे, सांस लोगे, फिर चलोगे। गड्ढे में गिरोगे, ठीक है गड्ढे में गिर गए ना, टांग टूट गई, निकलो, टांग को बांधो, फिर चलो। फिर आपको एक नया झंडा मिलेगा, एक नई ऊंचाई मिलेगी, बेस कैंप 2 पर पहुंचोगे आप। यही पीक्स हैं, एक पीक से दूसरी पीक, तीसरी पीक, और फाइनली जो स्टार्स हैं, जिसे आप सुपर स्टारडम कहते हो आज बॉलीवुड की लैंग्वेज में, वही एवरेस्ट है। और वो एवरेस्ट, चाहे वो शाहरुख खान हो आज, चाहे अमिताभ बच्चन हो, सबने फेलियर्स देखे हैं ना। अमिताभ बच्चन की पहले कहते हैं कि फर्स्ट 13 फिल्म्स आर फ्लॉप। कितना क्या क्या गुजरे होंगे वो मेंटली उस टाइम पे, और उसके बाद भी, स्टारडम देखने के बाद भी आप, लेकिन वो जो परसिस्टेंस, वो जो रेजिलियंस, वो जो मेंटल स्ट्रेंथ है, आज इस एज में अमिताभ बच्चन काम कर रहे हैं। लोग चल नहीं पाते, मैं देखता हूं 80s 70s की एज में लोगों को हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है, बिकॉज यू आर इमोशनली, मेंटली सो वीक, फिजिकली सो वीक। ये आदमी इंसान ही तो है। अगर आप देखो तो अमिताभ बच्चन कैसे काम कर रहा है वो भाई। मेंटल स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, परसिस्टेंस, रेजिलियंस, और वो बचपन से आती है। कौन हो आप? हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं आप। मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, निराला उनके घर आते थे। वहां से क्या सीखा है उस बच्चे ने जो आज अमिताभ बच्चन है। तो वो जो ट्रेनिंग है वो बहुत मैटर करती है। उसके साथ साथ कि कैसे स्टारडम को, इतनी बड़ी सक्सेस को बहुत ही ह्यूमिलिटी और जेनरोसिटी के साथ संभालना। बिल्कुल, वो आपका कल्चर होता है। वो देखो, नहीं, वो आपका, वही मैं कहना, वो सब कुछ आपके बचपन से आता है। वो जो आपने घर में सीखा है ना, जो आजकल के बच्चे फैमिली लाइफ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, माँ बाप को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, नाना नानी दादा दादी को इंपॉर्टेंस, शाहरुख खान ने कहाँ से सीखा है? हर इंटरव्यू में क्यों बोलता है वो, मेरे बाबा ऐसा बोलते थे, मेरी माँ ने बोला ऐसे ऐसे किया कर, मेरे फादर ऐसा करते थे तो मैं भी करता हूँ। और उसके फादर मदर तो दोनों दे पास्ड अवे एट अ वेरी यंग एज, जब वो शाहरुख बहुत छोटा था। उतनी एज में वो सब कुछ सीख गया। उसको आज भी माँ बाप की सीख याद है, आज भी वो अपनी माँ बाप की सीख पे चलता है बंदा। आज भी बच्चन साहब से आप पूछिए, वो अपने फादर की बताई हुई बातें सुनाएंगे आपको। अभी रीजनल फिल्मों का दौर है। यस यस यस। साउथ का रीजनल हमें पता ही है, उसके साथ पंजाबी, गुजराती,
फिल्में बन रही है, एक स्टेज ऐप है एक रीजनल जिसमें काफ़ी राजस्थानी और हरियाणवी फिल्में बन रही है। डेफिनेटली। तो कभी सोचा कि मैं भी एक हरियाणवी फिल्म लिखूं या बनाऊं? नहीं नहीं, डेफिनेटली। पहली बात तो ये कि हमको रीजनल फिल्म्स नहीं कहना चाहिए। आज साउथ इंडियन सिनेमा, हाँ, आज साउथ हिंदी फिल्म से बड़ा बन गया है। और हाँ, क्योंकि मैं भोजपुरी नहीं समझता, मैं मराठी नहीं समझता, तो वो तो नहीं कर सकता मैं, बट हाँ, हरियाणवी, पंजाबी, डेफिनेटली मेरी एक स्क्रिप्ट है जो सेट इन हरियाणा है। इट्स अ कॉमिक सटायर, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी। सो वी आर पिचिंग इट टू स्टूडियोज एंड प्रोड्यूसर्स। तो वो ऑलरेडी है हमारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, सेट इन हरियाणा। और पंजाबी के लिए भी बात हो रही है हमारी। एक पंजाबी, तो मेरे दोस्त आए थे तो उन्होंने बोला एक पंजाबी फिल्म करते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं करते हैं। तो आप सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हो। एज ए स्टोरी टेलर सी कहानी ही है ना। आप हरियाणवी फिल्म, जस्ट इमेजिन आप हरियाणवी फिल्म बना रहे हो, बिल्कुल। आपको रणदीप हुड्डा या जयदीप अहलावत में से एक आर्टिस्ट लेना है, किसको लोगे? नहीं, दोनों ही देखिए, दोनों ही बहुत ही फैंटास्टिक एक्टर्स हैं। दोनों ही दोस्त हैं। हाँ, रणदीप तो मेरा स्कूल का दोस्त है, बिकॉज वी वर टुगेदर इन अ बोर्डिंग स्कूल। और उसके साथ एक फिल्म थी भिवानी, विच वी बोथ वांटेड टू डू, एंड रणदीप वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट बॉक्सेस ऑफ भिवानी, जो आज अगर आप देखें जितने भी इंडिया में जितने भी इंटरनेशनल लेवल के बॉक्सेस हैं, मोर देन 95% सब भिवानी के बच्चे हैं। तो ऐसा क्या है उस मिट्टी के अंदर कि इंटरनेशनल लेवल के बॉक्सेस बनते। तो वो हमारी एक स्क्रिप्ट रेडी है जो रणदीप के साथ मैं करना चाहता था, वो उस टाइम पर नहीं हो पाई। एंड दिस अनदर फिल्म जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हरियाणा की एक जो कॉमिक सटायर है, विच आई एम प्लानिंग। तो वो वी आर स्टिल इन द पिचिंग स्टेज। तो देखते हैं कहाँ जाती है आगे बात। बहुत बढ़िया महेंद्र सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपने अपनी जो जर्नलिज्म से जो फिल्म जर्नी थी उसमें अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए, और आपके एक्सपीरियंस से ये तय है कि जो ऑडियंस है, जो एस्पायरिंग राइटर्स है, फिल्म मेकर्स है, उनको भी सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस शो। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर सुनील जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी।